बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कम आमदनी वाले अफराद में फ्लैट्स और मकानात की तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के तहत 1000 फ्लैट्स 500 मकानात मालिकाना हुकूक के साथ तकसीम किए। मामले पर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वज़ीर-ए-आज़म कौम को गुमराह करना बंद करें। मजदूरों को फ्लैट्स देना कोई नई साइंस नहीं। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब ये काम कर चुके हैं। मरियम औरंगजेब बोली, कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। और हुकूमत बनी तो कहा गया कि नहीं चल सकेगी। बार बार हुकूमत जाने की पेश गोइयां होती रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया, 5 साल बाद एहतसाब किया जाए। हमने मुल्क के लिए क्या किया, 25 साल पुराने मंसूबे को हकीकत में बदलना बड़ी कामयाबी है। सिंध हुकूमत भी तामीराती शोबे को दी गई मराहत से फ़ायदा उठाए। सिंध की तरफ से हमें जवाब ही नहीं मिलता। हम चाहते हैं वहाँ भी काम हो। और अब बात करेंगे पीडीएम इत्तेहाद की, जिसको बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी को फ़ोन किया और इख्तिलाफी उमूर को ओपन ना करने की दरख्वास्त कर दी। दोनों रहनुमाओं में इख्तिलाफी उमूर तय करने के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। और जो जेल नहीं जा सकता वो सियासत में क्यों है, ये बुज़दिली नहीं बर्दाश्त का काम है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर साबिक सदर आसिफ जरदारी पर तंज। कहा, जंग में मोर्चे बदलते रहते हैं, हम नई हिकमत अमली के साथ हमला करने के लिए पीछे आए। मजीद कहा कि सब साथ चलें या कोई एक अलग हो जाए, तहरीक नहीं रुकती। हुक्मरान नाअहली तस्लीम करें, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। हुक्मरानों को सुकून की नींद नहीं सोने देंगे। लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, लेकिन पीडीएम मीटिंग में इस्तीफों का मामला सामने आ गया। मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऐलान के बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी का जलसा रावलपिंडी में ही होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ऐलान। कहा, आज भी इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने के मौक़िफ़ पर कायम है। हुकूमत के साथ डील की खबरों में कोई सदाकत नहीं। और दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एमक्यूएम ने मरदमशुमारी दोबारा कराने, हैदराबाद यूनिवर्सिटी जल्द तामीर करने, लापता अफराद और बंद दफातर का मामला हल करने और सिंध में शहरी आबादी की तरक्की के इक़दामात के मुतालबात रख दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, कराची की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। और हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन में तरमीम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील देने के हवाले से बता दिया। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगी। नैब कवानीन में तरमीम, इंतखाबी इस्लाहात पर गौर करेगी। मईशत रोज़ाना से मुज़ाकरात का टास्क शाह महमूद और परवेज़ खटक के सुपुर्द। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की तश्कील के लिए स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं को ख़त लिख दिया। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब। बहुत शुक्रिया आजिज़ साहब। बताइएगा, पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़ है कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर अपना ही लाएगी, जबकि नून लीग भी बज़िद है कि अपोजिशन लीडर नून लीग का ही होगा। क्या पीडीएम का शिराज़ा बिखरता जा रहा है? वो जमातें जो कल तक साथ थी आज अपने मफादात के लिए आमने सामने हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली बात तो लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से अभी तक कोई फाइनल बात नहीं हुई है। पीडीएम का मुस्तकबिल बेहतर है, अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ जमातें हैं उस इत्तेहाद में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी ने रखा है, क्योंकि इससे पहले जो सीईसी का इजलास हुआ था उसमें लास्ट ऑप्शन के तौर पर ये डिस्कस हुए थे रेजिग्नेशन। अब क्योंकि पीडीएम की लास्ट मीटिंग में ये पहले ऑप्शन के तौर पर डिस्कस हुआ है, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है कि वो सीईसी में ये फैसला करेंगे। अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी कोई ऐसा नाम डिस्कस ही नहीं हुआ है। धामरा साहब, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी ने पीपल्स पार्टी को इस्तीफों से मुतालिक डेडलाइन दी है, जबकि पीपल्स पार्टी शुरू से ही इस्तीफों के हक में है, उसके खिलाफ रही है। अगर पीडीएम इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को अगर अलग कर दिया जाता है और दीगर जमातें लॉन्ग मार्च के लिए निकट पड़ती हैं, तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तीफों को एटम बम के तौर पर कहा था कि हमारे इस्तीफे जो है वो भारी पड़ेंगे हुकूमत पे, मगर ज़ाहिर है उसका इस्तेमाल जो है वो टाइमिंग जो है वो हमारी नज़र में लास्ट ऑप्शन था। और जब डिक्लेरेशन हुआ था फर्स्ट मीटिंग में पीडीएम का, वो प्रेस रिलीज भी आपके सामने होगी, उसमें भी ये बात मेंशन है। तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ पार्टियों का एक इत्तेहाद है, उसमें डिस्कशन हो रही है। पीपल्स पार्टी अपने नुक्ता नज़र के साथ खड़ी है। हम लॉन्ग मार्च के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम तो भरपूर तैयारियों में थे। सिंध में हमने
तमाम तैयारियां कर दी थी ट्रांसपोर्ट की, निकलने की, जहां रात स्टे होना था उसकी, मगर जाहिर है परसों के इजलास के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हो गई और फिलहाल ये कैंसिल हो गया। हमने तो इस बार 4 अप्रैल का जलसा भी उसी मकाम पे करना चाहा था। तो बेसिकली पीडीएम है इत्तेहाद, उसमें गो के मीडिया के अंदर ये जरूर आया है और इख्तिलाफ भी आया है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा आजिज साहब, लॉन्ग मार्च का मुलतवी होना, पीडीएम में दूरियां, क्या समझते हैं इस सब का फायदा किसको होगा? क्या पीडीएम इत्तेहाद मजाक बनकर नहीं रह गया? जो हुकूमत को घर भेजने की बातें कर रहे थे आज खुद ही मुंतशिर हो गए। इसमें हुकूमत की फतह बिल्कुल नहीं है। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ एक प्रेशर डेवलप किया और आप देख रहे हैं कि हुकूमत के वज़रा डेली 4 से 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी उन वजारतों या हुकूमत के रिफॉर्म्स पे बात नहीं करते, पीडीएम पे बात करते हैं। तो हुकूमत की परेशानी, हुकूमत के डाके, ये सब चीजें यहाँ होती हैं। जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जब हम ज़िमनी इंतखाब में नहीं जाते तो इनको एक्सपोज कैसे करते अगर हम इस्तीफा देके हाउस से बाहर निकल आते। बहुत शुक्रिया धामरा साहब, आपने बोलियों को वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस का मुल्जिमान के खाके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया। 17 साल पुराना सॉफ्टवेयर बच्चों और खवातीन के खाके बनाने के लिए भी काबिल अमल नहीं है। हुक्काम बाला की जानिब से खाके बनाने वाले अफसर का तबादला कर दिया गया और पाकिस्तान के तलबा भी रोबोटिक की दुनिया में सफ़े अव्वल हैं। आलमी रोबोटिक ओलंपिक 4थी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा की ईजाद का सफ़र रुका नहीं, थमा नहीं। टी मेकिंग, टी शर्ट फोल्डिंग, तंग मकामात पर जाने वाले रोबोटिक सांप समेत मामूली जिंदगी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले रोबोट बना लिए गए हैं। देखते हैं राउफनान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में वाक़ सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा की रोबोटिक दुनिया में ऊंची उड़ान। दुनिया भर में अपनी काबिलियत को मनवाने वाले तलबा ने की नई इजाद। 6ठी से 10वीं जमात के तलबा ने टी मैकेनिक रोबोट, टी शर्ट फोल्डिंग, सांप नुमा रोबोट समेत इंसान के मामूलात ज़िंदगी को फ़राइज़ अंजाम देने वाले रोबोट्स बनाकर पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया है। गुज़िश्ता साल ऑनलाइन आलमी रोबोट ओलंपिक में 4थी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा ने महज 3 से 5 घंटों में असातिज़ा की रहनुमाई के साथ ये रोबोट्स तैयार किए। आजकल कोरोना भी बहुत चल रहा है तो ये बेड रेस्ट लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ताकि वो चाय बना सकें। 20वीं सदी ने जहां दुनिया भर में जिद्दत लाई, वहीं आलमी वबा कोरोना वायरस की सूरत हाल में दुनिया भर ने इसी जिद्दत से इस्तेफादा किया। आलमी वबा कोरोना वायरस की सूरत हाल में जहां इंसान की मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई, वहीं तलबा ने रोजमर्रा के काम के लिए इंसानी मुतबादिल रिपोर्ट भी ईजाद कर दिया। कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इसमें हमको ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा रोबोट बनाया जाए कि जिससे ये खुद से इंसान का काम कर सके। घरेलू खवातीन को कपड़े तय करने में आसानी फराहम करने के लिए नन्हे तलबा ने कपड़े फोल्डिंग रोबोटिक मशीन भी तैयार कर ली। बेसिकली ये जो मशीन है ना वो इंडस्ट्रियल लेवल पे मौजूद है, तो हमने सोचा कि ये नॉर्मल यूज़ के लिए, घर के लिए भी बनाई जाए ताकि क्या कहते हैं लेडीज़ को कुछ काम करने में आसानी हो। अब बेड के नीचे कुछ ढूंढना हो या अलमारी के अकब में तंग मुकामात तक रसाई करने के लिए सांप नुमा रोबोट भी तलबा ने तैयार कर लिया। हर जगह पे तो नहीं जा सकते, तो ये हम जा नहीं जा सकते, वहाँ पर ये सांप जाकर वहाँ से हमें कोई चीज़ लानी हो तो वो ला सकते हैं। स्कूल के हर तालिबे इल्म को रोबोटिक एजुकेशन दी जाती है। तलबा खुद रिसर्च करते हैं और लीगो रोबोटिक किट्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से रोबोट बनाते हैं। पहले मैं रिसर्च करता हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं देखता हूँ कि कितनी ये बच्चों के काम की है कि नहीं है, फिर उसके बाद ये बच्चे खुद उसको बनाते हैं। अगर रोबोटिक एजुकेशन को सरकारी तौर पर मुल्क भर के स्कूलों में निसाब के तौर पर शामिल कर लिया जाए तो पाकिस्तान रोबोटिक दुनिया में सबको मात दे सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ राउफनान, बोल न्यूज़, कराची। और इसी हवाले से बात करेंगे सैफिया बॉयज़ स्कूल के प्रिंसिपल शेख कुमैल नादिर हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इतना अच्छा काम कर रहा है आपका स्कूल। शेख साहब ये बताइएगा कि स्कूल में कब से रोबोटिक एजुकेशन दी जा रही है? सर रोबोटिक्स एजुकेशन अगर देखा जाए तो पहले तो मैं ये आपको बताने में बायस मसरत महसूस करता हूँ कि रोबोटिक्स इज़ नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। और रोबोटिक्स जो है ये रोबोटिक्स एजुकेशन दैट हैज़ डेवलप्ड अ प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो मैं अगर आपको ये बताऊँ कि ये इतनी ज़रूरी है कि दैट हैज़ पेव्ड द वे फॉर आवर स्टूडेंट्स टू द टॉप नॉच नेक्स्ट where the advanced technology would be prevailing। हमें कॉम्पिटेंसी लेवल बच्चों को पैदा करना है ताकि डेवलप नेशंस के साथ आगे बढ़ना है, कौम और मिल्लत की खिदमत करनी है, और दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टू। तो हमने यही एक शिद्दत से एहसास करके कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और दुनिया कहाँ पे जा रही है, मूव कर रही है, मूव फॉरवर्ड कर रही है,
हमने रोबोटिक्स एजुकेशन हमारे स्कूल के अंदर तकरीबन 3-3.5 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, और तब से हम ये एजुकेशन के ज़रिए ये तमाम बच्चों को वो फैसिलिटी देते हैं जो शायद दूसरे स्कूल्स ना देते हों। और नतीजतन एज अ रिज़ल्ट सर, जैसे मैंने कहा कि दैट हैज़ डेवलप द इंटरेस्ट इन एजुकेशन, दैट ड्यू टू दिस वी आर एबल टू इंस्टिल द लव ऑफ एजुकेशन। ये सबसे बड़ी अच्छा, ये भी बताइएगा रोबोटिक एजुकेशन के लिए निसाब किस तरह तरतीब दिया गया? ऑनलाइन आलमी रोबोटिक मुकाबले में स्कूल्स के तलबा ने चौथी पोजीशन हासिल की है, उस पर क्या कहेंगे? देखें सर, रोबोटिक्स एजुकेशन वैसे तो हर एक इंफरादी शख्स की ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत है। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए हमने हर क्लास में रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है, ना सिर्फ टाइम टेबल में पीरियड्स हैं, बल्कि टाइम बाय टाइम हम उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स देते हैं ताकि वो घर में भी यही तालीमी सिलसिला घर में भी जारी रहे। और इसी के साथ हम टाइम बाय टाइम उनको कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। जैसे आपने अभी WRO का कहा, विच इज़ WRO, ये क्या है कि वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड, विच इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन। And this WRO recently organized an inter-school competition on international level, जहाँ 700 teams participate की from 70+ countries. और I feel immense pleasure to inform you all कि from Pakistan, the team Safia Boys High School represented the whole nation, and it has secured the 4th position, which is a pride for the whole nation. Alhamdulillah. तो टाइम बाय टाइम हम ऐसे कंपटीशन में भी कराते थे। रिसेंटली 10 days ago सिटी स्कूल ने कंपटीशन कराया, एंड आउट ऑफ द 3 कैटेगरीज वी वॉन इन 1 ऑफ द कैटेगरीज एंड वी सिक्योर्ड 1st and 2nd पोजीशन। उससे पहले सैम्स लैब दुबई ने कराया, जहाँ कोविड-19 था तो ऑनलाइन तमाम पूरा एक कॉम्पिटिशन था। तो टाइम बाय टाइम वी कीप पार्टिसिपेटिंग इन दीज कॉम्पिटिशन्स, और ये बच्चे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ताकि उनको जो एक तालीम जो वो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद भी क्या रोबोटिक एजुकेशन सरकारी तौर पर निसाब में शामिल करना मुश्किल अमल है? सर, मैं गवर्नमेंट को एक तो इसको कमेंड ही करता हूँ मैं, क्योंकि अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो गवर्नमेंट कर सकती है वो करती है। सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि स्कूल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटीज़ है, मेन उनका भी काम एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम किस तरह गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट को हेल्प करना सिर्फ हेल्प नहीं है, बल्कि एक नेशन को हेल्प करना है। हमने सर जो चीज़ें लाए यहाँ पे वो गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं किया, हमारा रिलायंस ज़ीरो है। खुशी है कि गवर्नमेंट हमको हर तरह से फैसिलिटेट करती है, मगर जो हम करते हैं अपने बलबूते पे, अपने रिलायंस अपने पैर पे खड़े रह के करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट अगर शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, आपके स्कूल के लिए। और कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने साहिल को खूबसूरत बनाने की ठान ली है, किस तरह बताएंगे? और तो उसके लिए हम लोगों ने आइडिया बेसिकली ये कंसीव किया कि ग्रीनरी से उसको ब्रेक किया जाए, हवा को और रेत को। आइंदा मुस्तकबिल में कराची के पूरे साहिल पर नारियल के दरख्त समेत दीगर दरख्त लगाने का अज़्म कराची के साहिल को मज़ीद खूबसूरत बना देगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़ कराची। वेलकम बैक। अहम खबर दें आपको, लाहौर में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी है। 30 में से 28 इलाकों में सीवरेज नमूनों में वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। मोहलिक वबा का मजीद तेजी से फैलने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि मेयो, जिना और सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात कम पड़ गई हैं। और कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने खतरे की घंटी बजा दी है। NCOC ने सख्त पाबंदियों का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत इजलास में वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। सूबाई हुकूमतों को सख्त इकदाम की हिदायत भी कर दी गई। एलामिया के मुताबिक शहरियों के ताउन न करने पर माशी और मार्केटी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे से फ्रांस में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क की वज़ीर आज़म ने आज से फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस समेत 16 अजला में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन 4 हफ्ते तक जारी रहेगा। और कोरोना वायरस से निजात के रोड मैप का दारोमदार हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की कामयाबी पर है, ये कहना था वज़ीर आज़म बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का। मुआविन खुसूसी के हमरा प्रेस में मजीद बताया कि वैक्सीन से मुतालिक यूरोप के खदशात के बाद यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को महफूज करार दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात कम न हुई। ताज़ा वाक़े में सिंध के शहर जैकबाबाद में आवारा कुत्ते ने इलाके में खेलते 2 बच्चों को काट लिया। बच्चों को इलाज तो फराहम किया गया, ताहम वैक्सीन ना दी जा सकी।
और कराची के बरसाती नालों की बहाली का काम जारी है। गुज्जर नाले पर बेवक्त 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि औरंगी नाले पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची के बरसाती नालों की बहाली का काम जारी है और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज्जर नाले पर बैक वक्त 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि औरंगी नाले पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम खानी से। अमजद, बताइएगा, इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी है? जी रजी, देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है वो हिदायत जारी की थी कि कराची के जो बरसाती नाले हैं उनकी बहाली का काम तेज़ कर दिया जाए। इसी ज़िम्न में जो है वो गुज्जर नाले पर बैक वक्त 3 मकामात हैं। शफीक मोड़ का इलाका है, लंडी कोतल है और लियाकताबाद का इलाका है। इन 3 इलाकों में बैक वक्त जो है वो तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि औरंगी नाले पर भी चमन सैनमा और दीगर जो इलाके हैं उन पर जो है कार्रवाई जारी है। महमूदाबाद नाले की बात कर लें तो महमूदाबाद नाला जो पहले ही तजावुजात से क्लियर करके जो है वो FWO के हवाले कर दिया गया है, जहां तरक्याती काम नाले के दोनों जानिब जारी है, जबकि अब तक जो गुजर नाले का इलाका क्लियर कराया गया है वो भी FWO के हवाले कर दिया है। 5 किलोमीटर का इलाका है जो 0 पॉइंट से शफीक मोड़ तक है, जहां पर जो है वो FWO की टीमें अब सर्वे करना शुरू कर चुकी हैं और इस नाले की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। 1500 के करीब मकानात जो है वो गुज्जर नाले पर अब तक मिसमार कर दिए गए हैं। किसी किस्म की मुज़ाहमत अब तक देखने में नहीं आई, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुतासिरीन हैं उनमें चेक्स जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं। मुतासिरीन को जो है वो रकम फराहम कर दी गई है। जो जिन मुतासिरीन के मकानात जो हैं इस जद में आए हैं उन्हें जो है रकम फराहम कर दी गई। बशीर सिद्दीकी हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं महकमा इंसदाद तजावुजात का। उनके मुताबिक जो है वो रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है औरंगी नाला और गुजर नाले का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद FWO के हवाले ये तमाम नाले जो कर दिए जाएंगे जिन पर जो है तरक्याती काम किया जाएगा। दोनों जानिब जो है गुजर नाला और औरंगी नाले के दोनों जानिब सड़कें तामीर की जाएंगी और जो नाला है उसको पक्का किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। और हेड मास्टर्स के उम्मीदवार असातिज़ा का सिंध असम्बली के बाहर धरना 18वें रोज भी जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असेंबली के बाहर और आज 19वां रोज़ है हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर्स जो कि 17 ग्रेड के अफसर बताए जाते हैं और उनका एहतजाज 19वें रोज़ जो है वो जारी है। 16 रोज़ उन्होंने प्रेस क्लब में एहतजाज किया। 3 रोज़ से मुसलसल कौमी ये सिंध असेंबली के बाहर जो है वो ये मौजूद हैं। प्ले कार्ड उठाए तमाम पढ़े लिखे लोग जो है वो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं उनके मुतालबात क्या हैं और उनके मुतालबात पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। जी मुझे बताइएगा, आपके मुतालबात के लिए कोई हुकूमती वफ़द या हुकूमती नुमाइंदा कोई आया? आज हमें यहाँ पर सिंध असेंबली के गेट पे भी तीसरा दिन है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा। हालांकि हमारी पीपल्स पार्टी का वादा है कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान हमें देना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो रहा है कि रोटी भी जो है हमसे छीनी जा रही है, कपड़ा और मकान तो दूर की बात है। हम यहाँ पर जो प्रोविंशियल असेंबली के गेट पे बैठे हैं एक ही उम्मीद रख के कि ये ऐसा इदारा है कि जहाँ से आज से पहले हज़ारों लोग, सैकड़ों में नहीं हज़ारों लोग जो असेंबली के थ्रू रेगुलर हुए हैं। आप ये मुझे बताइएगा, आपने वोट किसको दिया था? आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपने वोट किसको दिया? यकीनन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिंध के अंदर अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो यकीनन हमने वोट दिए हैं तभी जो है गवर्नमेंट बनी है। हम बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वोटर हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जनरली बात है, ये तो सिलसिला चलता आ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहरुख इन तफसीलात के लिए।